राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बूढ़ी माँ की बड़ी दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अनीता अपने पति से बोली, सुनो जी, अपनी माँ को समझा देना, 2 दिन बाद घर में दिवाली की पार्टी है, कम से कम उस दिन मेरा मूड खराब ना करें। बेहतर होगा अपने कमरे में चुपचाप रहे। अगर वह कमरे से निकली और कुछ भी इधर उधर हुआ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर मैं यह भी भूल जाऊँगी कि वह मेरी सास हैं, सीधा घर से बाहर निकाल दूँगी। आप भी मुझे नहीं रोक पाओगे, कह देती हूँ। अपनी पत्नी की बात सुनकर राकेश बोला, तो तुम क्या चाहती हो, मैं माँ को समझाने जाऊँ? कम से कम माँ को तो तुम संभाल सकती हो। और सच कहते हैं लोग, कलेक्टर ही क्यों ना बन जाओ, पर बीवी के सामने हर किसी की बोलती बंद हो जाती है। देख लो, पार्टी में तुम्हारे मायके वाले भी आने वाले हैं, तुम्हें उनके सामने अपनी इज्जत बचानी है तो माँ को अच्छे से समझाना। और प्लीज़ अनीता, मुझे इन सब बातों से दूर रखो। बाहर की परेशानी क्या कम होती हैं, जो कि परेशानी भी घर की तुम मुझे संभालने को दे देती हो। इतना कहकर राकेश कमरे से निकल गया। राकेश के वहाँ से जाते ही अनीता बड़बड़ाने लगी, अब मैं इस बुढ़िया को अच्छे से समझा दूंगी। अरे मजबूरी है जो इसको अपने साथ रख रही हूँ। इसकी वजह से अगर मेरी दिवाली खराब हुई तब मैं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे इनके बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा, पर फिलहाल प्यार से ही काम चलाना होगा। मन ही मन बुदबुदाती हुई अनीता अपनी सास जो बिमला जी के कमरे में जाकर बोली, मम्मी जी, आप तो जानती हो 2 दिन बाद दिवाली है और उसी दिन हमारी 10वीं सालगिरह भी है। मैं नहीं चाहती उस दिन कुछ हंगामा हो, तो अच्छा यही होगा कि उस दिन आप अपने कमरे में ही रहना। मैं आपको कमरे से निकलने के लिए मना कर रही हूँ, फिर भी आप इधर उधर करेंगी, कमरे से बाहर जाएंगी, उसके बाद आगे क्या होगा उसके लिए आप फिर तैयार रहना। इतना कहकर अनीता वहाँ से चली गई। बिमला जी सोचने लगी, मेरे बच्चे मुझे मजबूरी में अपने साथ रखते हैं। दिवाली की पार्टी और मेहमानों की पड़ी है, इन्हें तो बस माँ की नहीं। 2 दिन बाद पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सबकी हंसी ठिठोली की आवाज़ बिमला जी के कानों तक आ रही थी, पर बिमला जी की हिम्मत कहाँ थी वह दिवाली का और उन खुशियों का हिस्सा बन पाती। वह तो बस अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी। उन्हें तो हिदायत जो दी गई थी, पकवानों की खुशबू उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। बिमला जी सोचने लगी, कितने चाव से वह बेटे के साथ दिवाली मनाती थी। बेटा बहू क्या लाया और कलेक्टर क्या बन गया, पूरा ही बदल गया। दिवाली के साथ उनकी सालगिरह भी है, तो साधारण पार्टी तो होगी नहीं। पार्टी में बेटे के जानने वाले और बहू के मायके वालों को भी बुलाया गया था। बिमला जी जो सोचने लगी, मैं बहू के मायके वालों की बिमला जी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी बिमला जी अपने कमरे से बाहर कम ही आती थी, क्योंकि अगर वह जरा सी भी बाहर आती तो उनकी बहू अनीता को अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता कि उनकी सास के बाहर आने मात्र से ही उनका त्योहार खराब हो जाएगा। फिर बेटे बहू के इस चमकीले सुंदर घर में बिमला जी वह अकेली जो पुरानी बत्ती थी, जो बुझते हुए दिए की तरह टिमटिमाती रहती थी, जिसे हटाना तो हर कोई चाहता था लेकिन हटा नहीं पा रहा था। बिमला जी अकेली कमरे में बैठी अपने पति की तस्वीर के सामने बोल रही थी, आपके बेटे और बहू का बस चले तो वह मुझे घर से निकाल दें, पर मैं जानती हूँ जी, वह जिस डर से मुझे निकाल नहीं पा रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा कलेक्टर अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाया, शायद इसी मजबूरी में वह मुझे अपने साथ रख रहे हैं। इतना कहते कहते बिमला जी की आंखें भर आईं। तभी अचानक अनीता ने उनके कमरे का दरवाज़ा खोला और उनकी तरफ एक पैकेट फेंकते हुए बोली, लीजिए यह साड़ी पहन लेना, कहीं कोई भूले भटके इस कमरे में आ गया तो हमारी इज्जत तार तार ना हो जाए। और ढंग से हाथ पैर धोकर कंघी कर लीजिएगा। अगर कोई कमरे में आए तो नमस्ते हाँ हूँ में ही जवाब देना, बस ज़्यादा किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझ गई ना आप? अनीता बोले जा रही थी, पर जो बिमला जी की बहू की बातें सुनते सुनते ध्यान जो उनका पकवानों की खुशबू की तरफ चला गया। अचानक से अनीता उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें झकझोरते हुए बोली, अरे सुन भी रही हो या मैं बस बके जा रही हूँ? बिमला जी का ध्यान भंग हुआ।
वह बोली, हाँ हाँ बहू, यह तो बताओ दिवाली पर क्या क्या बनवा रही हो। अनीता बोली, हे भगवान, जब देखो बस खाने की बात और कुछ नहीं कहेंगी, इन्हें तो बस खाने की पड़ी रहती है। मैंने आपसे कहा, वह सुना या नहीं? दिवाली की पूजा मैं कर लूँगी, आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपके कमरे में आ जाए तो भी ज़्यादा बात मत कीजिएगा। बिमला जी ने हाँ में सिर हिला दिया। बोली, बहू, सालगिरह की पार्टी तो छोड़ो, क्या दिवाली की पूजा में भी मैं शामिल नहीं हो सकती? अनीता बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिमला जी बोली, बहू, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, सुबह से सिर्फ 2 ब्रेड पीस और चाय ली है। अनीता ने कमला जी को घूर कर देखा, मानो उन्होंने क्या मांग लिया हो, और फिर वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद काम करने वाली नैना वहाँ आई और खाने की थाली बिमला जी को देते हुए बोली, लो बड़ी मालकिन, खाना खा लो। बिमला जी ने आशा भरी नज़रों से नौकरानी की तरफ देखा। जो नौकरानी बोली, बड़ी मालकिन, अभी तो पकवान बन रहे हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं हुए, इसलिए मैं सुबह का यह बचा हुआ खाना ले आई हूँ, ताकि कुछ देर के लिए आपकी भूख शांत हो सके। और फिर बिना मालकिन से पूछे अगर मैं आपको पकवान लाऊंगी तो बड़ी मालकिन, आप तो जानती हो मेरी नौकरी चली जाएगी। बिमला जी सब समझ गईं। उन्हें भूख इतनी जोरों से लगी थी कि वह खाने पर टूट पड़ी। उनको इस तरह खाना देखकर नौकरानी की आंखें भर आईं। वह सोचने लगी, कोई कह सकता है भला यह कलेक्टर साहब की माँ है? वह कलेक्टर साहब जो इतनी इज्जत और पैसा कमा रहे हैं, इनसे तो हमारी किस्मत अच्छी है। बेटा बहू मजदूरी करते हैं, मैं काम करती हूँ, लेकिन कम से कम रात का खाना सब एक साथ बैठकर तो खाते हैं। यहाँ तो कलेक्टर बेटा दिवाली पर सबको मिठाई बांटता है और सालगिरह पर पार्टी पर उसकी माँ भूखी है। तभी नैना को अनीता की आवाज़ सुनाई पड़ी और वह बाहर जाने को हुई। तभी बिमला जी बोली, नैना, एक रोटी में मेरी भूख नहीं मिटती, मुझे अभी और भूख लग रही है। नैना बोली, बड़ी मालकिन, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपके लिए कुछ ले आऊँगी, अभी मैं जाती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। बिमला जी ने बहू के कहे अनुसार साड़ी निकाल कर देखी तो वह बहुत खुश हो गई और कहने लगी, बहू ने पहली बार दिवाली पर मेरे लिए साड़ी खरीदी है, उसके साथ ब्लाउज और पेटीकोट भी दे देती तो अच्छा रहता। अभी के लिए पुरानी साड़ी ही पहन लेती हूँ। थोड़ी देर बाद मेहमान बाहर इकट्ठा होने लगेंगे और केक कटने की तैयारी होने लगेगी। तो राकेश और अनीता केक काटने के लिए जैसे ही आगे आए, राकेश के किसी दोस्त ने कहा, अरे राकेश, घर में आंटी जी हैं, उन्हें भी बुला लो। लोग कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अच्छा होता है। एक तो दिवाली है, उस पर इतनी खुशी का दिन है, उन्हें भी तो यहाँ होना चाहिए। क्यों दोस्त? सबने हाँ में हाँ मिलाई और हाँ में हाँ कहना शुरू कर दिया। तो सबकी बात सुनकर राकेश ने अनीता की ओर देखा तो अनीता बात बनाते हुए बोली, अरे भैया, बात यह है, मम्मी जी की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती और दिवाली के दिन उनके किसी रिश्तेदार की मौत हो गई थी, इसलिए उन्होंने खुद मना किया है कि मुझे परेशान मत करना, वरना हमारा तो बड़ा मन था हर बात में अपने साथ रखने का, उनके हाथों से केक कटवाने का, पर क्या किया जा सकता है, जैसी उनकी इच्छा। मैं तो बहू हूँ, उनका कहना कैसे टाल सकती हूँ। सबको अपनी बातों से खुश करके अनीता ने राकेश के साथ मिलकर केक काटा। इधर खाने पीने में सब लोग मशगूल हो गए। उतने में ही नैना एक प्लेट में थोड़ा सा खाना लेने लगी तो अनीता उसे डांटते हुए बोली, यह क्या कर रही है? यह खाना किसके लिए ले जा रही है? नैना बोली, मालकिन, बड़ी मालकिन को भूख लगी होगी, उन्होंने एक ही रोटी खाई थी। अनीता बोली, तो एक रोटी काफ़ी है, इस उम्र में ज़्यादा खाएंगी तो वजन बढ़ जाएगा और कल को अगर मर गई तो उनको उठाएगा कौन? चुपचाप प्लेट यहाँ रख और अपना काम कर, अम्मा को मैं देख लूँगी। यहाँ मेहमान खड़े हैं और तुम्हें बड़ी मालकिन की पड़ी है, क्या वही है तुम्हें तनख्वाह वही देती हैं? चलो जाओ यहाँ से। बेचारी नैना ने मजबूरन खाने की प्लेट को वहीं रख दिया और काम करने लगी। अनीता अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई। देखते ही देखते रात के 11 बज गए। अभी तक बिमला जी को खाना किसी ने नहीं दिया था। वह भूख से बिलबिला रही थी, लेकिन उनसे भूख अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन पार्टी तो अभी तक चल रही थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, बिमला जी के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। आखिरकार बिमला जी उठकर अपने कमरे से बाहर आई और छोटे बच्चों की तरह इधर उधर झांकने लगी। अचानक से राकेश की नज़र
बिमला जी पर पड़ी और वह अनीता के पास जाकर धीरे से बोला, अनीता, मैंने तुमसे कहा था ना, इस दिवाली माँ मुझे अपने कमरे से बाहर नहीं दिखनी चाहिए। मैंने तुम्हें बताया भी था कि कितने बड़े बड़े लोग आएंगे, अम्मा को संभाल लेना, पर तुमने एक काम भी ठीक से नहीं किया। तुम्हें मेरी इज्जत की बिल्कुल नहीं पड़ी है। माँ को अंदर ले जाओ, इससे पहले कि किसी की उन पर नज़र पड़े। अनीता फटाफट अम्मा के पास गई और उन्हें कमरे में धकेलते हुए उनके कान में बोली, आपसे कहा था ना बाहर मत आना, आप सुनती क्यों नहीं है। पार्टी में मौजूद अन्य लोगों का ध्यान अपनी तरफ आया हुआ देखकर वह बोली, चलिए अम्मा, अंदर चलिए, आराम कीजिए। बिमला जी भूख से तड़प रही थी। सबके सामने ही बोली, बहू, तुम लोग मुझे दिवाली के दिन भी अंदर कमरे में बंद करके क्यों रखते हो? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अचानक से बिमला जी की आवाज़ सुनकर सभी लोगों का ध्यान उस तरफ गया। सब हैरानी से उन्हें देखने लगे। एक औरत दूसरी औरत के कान में बोली, इतने बड़े कलेक्टर की माँ अभी तक भूखी प्यासी बैठी है, जबकि कलेक्टर साहब सबको पकवान खिला रहे हैं और अनीता हमारे साथ दिवाली में पत्ते खेल रही थी। पार्टी में मौजूद अन्य लोग भी दबी जबान में बातें करने लगे। आखिरकार अनीता बिमला जी को जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में ले गई और कमरे का दरवाजा बंद करते हुए उन्हें पलंग पर धकेल कर बोली, खबरदार जो बाहर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती अपने बेटे की इज्जत इस तरह सबके सामने उछालते हुए? क्या बताना चाहती हैं आप लोगों को? हम आपको भूखा रखते हैं? आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले आपने बाहर जो रायता फैलाया उसे समेट लूं। बिमला जी कुछ कहती उससे पहले अनीता ने दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया और बाहर आकर सबके सामने नैना से बोली, नैना, जल्दी से मम्मी जी को एक प्लेट में खाना ला कर दो। तुम्हें पता है ना, वो बूढ़ी हो गई हैं, हर 2 घंटे में उन्हें भूख लग जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्हें खाना खाया था, अब फिर से भूख लग गई है। पर कोई बात नहीं, हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। नैना आश्चर्य से अनीता की तरफ देखने लगी। फटाफट एक प्लेट में खाना लगाकर वह बिमला जी के कमरे में गई। बिमला जी रो रही थी। नैना को देखते ही बोली, देखा नैना, बहू ने मुझे कितनी जोर से धक्का मारा, मेरी पूरी कोहनी छिल गई है। बेचारे बुढ़ापे का शरीर, चमड़ी इतनी कोमल हो गई थी कि तुरंत ही खून खून हो गया था। नैना ने फटाफट अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके हाथ पर बांधते हुए बोली, कोई बात नहीं मालकिन, पहले खाना खा लो, मैं घाव पर मलहम लगा दूंगी। नैना ने अपने हाथों से बिमला जी को खाना खिलाया। पेट की भूख के आगे घाव का दर्द भी कम होने लगा था। नैना बोली, एक बात कहूँ बड़ी मालकिन, त्योहार के दिन भी आपका बेटा बहू आपसे एक मीठा बोल नहीं बोलते, क्यों बर्दाश्त करती हो भला? क्या कमी है आपको? फिर आप बहू बेटे की मोहताज क्यों हो? बिमला जी बोली, नैना, गांव में मेरे पास ज़मीन जायदाद सब कुछ है, चाहूँ तो आज अपने लिए नौकर रख लूँ, लेकिन परिवार का साथ तो चाहिए ही ना। मैं अकेली क्या करूँगी? गांव की खेती बाड़ी से जो भी पैसा आता है वह भी बेटा बहू रख लेते हैं। ये दोनों अच्छे से जानते हैं, इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। राकेश के बाबूजी भी मुझे जीवन जीने के लिए अकेला छोड़ गए थे, अब मैं बेटे बहू को छोड़कर भला कहाँ जाऊँ? इतना कहते कहते बिमला जी रोने लगी। नैना बोली, अम्मा जी, आप पति के बगैर बेटे को पढ़ाकर कलेक्टर बना सकती हो, जमीन जायदाद नहीं संभाल सकती? आपके इतने बुरे दिन तो नहीं आए हैं कि आप 2 वक्त के खाने के लिए मोहताज हो जाएं। मालकिन, भले ही एक रोटी खाओ, लेकिन स्वाभिमान की खाओ। मेरा बेटा अगर मेरे साथ ऐसा करता तो मैं उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती। मालकिन, आप तो पढ़ी लिखी हैं। तभी अनीता ने नैना को आवाज़ लगाई और वह बाहर चली गई। उसके जाते बिमला जी सोचने लगी, एक अनपढ़ औरत इतना साहस दिखा सकती है तो मैं क्यों नहीं। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और खाने को एक तरफ रख दिया। उन्होंने सोचा, क्या यह सम्मान की रोटी है? थोड़ी देर बाद नैना कमरे में प्लेट लेने आई तो उसने देखा खाना वैसा का वैसा ही रखा था और बिमला जी अपने पति की तस्वीर को निहार रही थी। नैना बोली, क्या हुआ मालकिन, आपने खाना नहीं खाया? बिमला जी बोली, नहीं चाहिए मुझे तिरस्कार की रोटी, ले जाओ इसे वापस। नैना ने बिमला जी को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। बाहर पार्टी खत्म हो चुकी थी। अनीता और राकेश भी कमरे में आ गए और आते ही बिमला जी पर दिवाली के पटाखों की तरह बरस पड़े। क्या जरूरत थी आपको बाहर आने की? आपको सब कुछ मुफ्त मिल रहा है, फिर भी आप ऐसी हरकत करती हैं।
खाने के लिए आप इतनी पागल हो जाती हैं कि भूल जाती हैं कि मेरी यहाँ कोई इज्जत है। आपको पता है लोग कैसी कैसी बातें बना रहे होंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आपको अपने साथ नहीं रख पाऊंगा माँ। फिर रहना अकेली और मनाना त्योहार। राकेश की बातें अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि अनीता बोली, लो जी, खाने के पीछे इतना हंगामा करती हैं, वह भी वैसा का वैसा पड़ा है, खाना बर्बाद करती हैं। पता है ना भगवान कितना पाप देंगे। अब आपके नखरे मुझसे नहीं उठाए जाएंगे माँ जी। सुनो जी, इनका कुछ करो, अब मुझसे यह सब नहीं होगा। इन्हें वापस गांव भेज दो या किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। राकेश बोला, ठीक कहती हो अनीता, मैं कल ही इन्हें गांव भेज देता हूँ। वहाँ अकेली रहेंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। बिमला जी चुपचाप बेटे बहू की बातें सुन रही थी। नैना आश्चर्य से बिमला जी की तरफ देख रही थी। वह सोच रही थी, यह तूफान से पहले की शांति है, न जाने अब बड़ी मालकिन क्या करेंगी। दूसरे ही दिन राकेश ने बिमला जी को गांव भेज दिया। गांव पहुंचने पर बिमला जी ने सबसे पहले अपने वकील को बुलवाया। सारी जमीन जायदाद से उन्होंने राकेश को बेदखल कर दिया। उन्होंने अपनी वसीयत बनाई जिसके अनुसार उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी, जो ट्रस्ट बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के लिए काम करती हो। इस ट्रस्ट की देखभाल की जिम्मेदारी उन्होंने नैना को दे दी। इसके लिए उसे महीने की तनख्वाह दी जाएगी। घर का आधा हिस्सा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए दिया और आधे हिस्से में वह खुद रहने लगी। एक दिन उन्होंने नैना को फ़ोन किया और वो और उसका पति वहाँ आ गए और घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली और बिमला जी के साथ रहने लगी। बिमला जी अब स्वाभिमान और सगुन की 2 रोटी खाती थी। खेती बाड़ी से जो भी इनकम होती वह राजेश के पास ना जाकर बिमला जी अपने पास रखनी शुरू कर दी थी। जब पैसा राकेश के अकाउंट में नहीं गया तो वो और अनीता दोनों गांव पहुंच गए। गांव आते ही बिमला जी के ठाट बाट देखकर राकेश बोला, माँ, यह घर का क्या हाल बना रखा है आपने, और इस बार खेती में कमाई नहीं हुई जो मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मुझसे पूछना चाहिए था ना। बिमला जी बोली, तुझसे क्यों पूछूंगी, तुम होते कौन हो। अब वह सारे पैसे मेरे अकाउंट में रहेंगे। अनीता बोली, आप पैसों का क्या करेंगे और किससे पूछकर आपने घर का आधा हिस्सा बच्चों के स्कूल के लिए दे दिया। बिमला जी बोली, यह घर क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें दहेज में दिया था, और क्यों पूछूंगी मैं तुम लोगों से, संपत्ति मेरी है तो मैंने अपने अनुसार इस्तेमाल कर ली। वैसे भी तुम लोग होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले। राकेश बोला, माँ, ये कैसी बातें कर रही हो आप, हम आपके बेटा बहू हैं, आपका भला बुरा अच्छे से जानते हैं। बिमला जी बोली, कौन से बेटा बहू जो बार त्योहार पर रोटी के लिए अपनी माँ को तरसा देते थे। ऐसे बेटे बहू मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर चुकी हूँ, तो अब गांव में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रखा। अब तुम्हें तुम्हारा शहर भला यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा शहर तुम्हें मुबारक हो और यहाँ आने की परेशानी मत उठाओ। अब दिवाली होली अपनी पत्नी के साथ आराम से वहीं मनाओ। अनीता बोली, मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। जरूर यह सब आपको नैना ने सिखाया होगा। इसकी तो मैं जैसे ही वह नैना की तरफ बढ़ी, बिमला जी ने एक थप्पड़ अनीता को जड़ दिया और बोली, खबरदार, इसे हाथ भी लगाया तो आज तक तो तुमने मेरी कोई सेवा नहीं की। जो भी सेवा की इसने की और मेरे मरने के बाद भी यह इस घर में रहेगी। तुम लोग मेरे मरने पर यहाँ मत आना और ना ही मेरा बेटा मेरी चिता को अग्नि देगा। गांव का कोई भी आदमी मेरी चिता को अग्नि दे देगा। कम से कम यहाँ के लोगों में इंसानियत तो जिंदा है। निकल जाओ अब दोनों मेरे घर से और वापस कभी लौट कर मत आना। बिमला जी के रुद्र रूप को देखकर दोनों की घिघी बंध गई। नैना बोली, हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करती हूँ, आप लोग बड़ी मालकिन को परेशान मत कीजिए और चले जाइए यहाँ से। बेचारी को शांति से अपना बचा हुआ जीवन जीने दीजिए। आखिरकार जो इतना सुनकर जो अपना सा मुँह लेकर जो अनीता और राकेश शहर की ओर रवाना हो गए और दोबारा लौटकर नहीं आए। यहाँ नैना और उसका पति जो बिमला जी की पूरी सेवा करते रहे, ईमानदारी से उनकी चीज़ों को संभालते। बेटे बहू ने भी अपना फर्ज जब अदा नहीं किया तो वह अधिकार कैसे पा सकते थे। वह खाली हाथ ही रह गई। तो दोस्तों, बेटे बहू जब माँ की सेवा नहीं किए तो बूढ़ी माँ ने भी अपना अच्छे से फैसला लिया और बेटे बहू को सबक सिखा दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।